तो सबसे पहले मैं संस्था का परिचय देना चाहूँगा और उसके पहले हमारे साथ में आज जो मुख्य अतिथि इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमंत शर्मा जी हैं, जो कि विभागाध्यक्ष हैं योग विभाग के चोहितराम कॉलेज इंदौर से। साथ ही अन्य हमारे जो नारी शक्ति अतिथि वक्ता हैं उनमें किन्नारी पटेल आनंद गुजरात से, शोभा सोनी जी इंदौर मध्य प्रदेश से, सविता बावरे जी दिल्ली से, कुमारी रंजू जी अहमदाबाद गुजरात से, शारदा सूर्यवंशी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, अनुप्रसाद जी दिल्ली से, प्रीति मिश्रा जी गुड़गांव हरियाणा से, रेना शाह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, कमलेश तिवारी जी दिल्ली से और सोनाक्षी शर्मा जी मेरठ उत्तर प्रदेश से आज हमारे साथ में जुड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील सिंह जी राजपूत, जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, वो निभाएंगे और समन्वयक की भूमिका में हमारे साथ में मीनाक्षी राठौड़ जी होंगी, जो कि उपाध्यक्ष हैं संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की। थोड़ा संस्था का परिचय आप लोगों को दे देता हूं मैं कि संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश शासन से पंजीकृत एनजीओ के रूप में कार्य कर रहा है और विगत 5 वर्षों से लगातार कार्य करता जा रहा है। 8 नवंबर 2019 को हमने संस्था की नींव रखी थी। संस्था द्वारा 21 जून 2020 से लगातार फेसबुक लाइव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग हमने सीजन 1 में, जो कि 21 जून 2020 से लेकर 15 मार्च 2023 तक चला था, उसमें करीब 1000 सेशन हमने आयोजित किए थे और जो कि फेसबुक लाइव के माध्यम से थे। और अभी हम जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम चल रहा है वो सीजन 2 है, जिसमें अभी लगभग 30 सत्र आयोजित हो चुके हैं। कई सारी योग कार्यशालाएं हम लोग कर चुके हैं। योग रविवार के अंतर्गत भी हमने योग कल्याणम, योग आनंदम, योग संवाद, योग यात्रा, योग पर्यावरण नामक कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी संस्थाएं शिविर लगाकर प्रशिक्षण योग का देती हैं। और साथ ही फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हमने 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से फेसबुक लाइव कार्यक्रम करवाया हुआ है। और हम जो संगोष्ठी कर रहे हैं वो मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि माँ अहिल्या ने नारी शक्ति के लिए और समस्त मानव जाति के लिए बहुत सारा काम किया, पूरे भारतवर्ष में काम किया हुआ है। तो उनकी ही प्रेरणा लेकर हम लगातार कार्य करते जा रहे हैं। तो अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूं। उसके पहले और थोड़ी सी जानकारी कि हमारे साथ में जो 10 वक्ता आज जुड़ेंगे, नारी शक्ति वक्ता, वो लगातार 21 जून 2025 से हमने जो सीजन 2 लाइव सेशन शुरू किया है, वहां से वापस उन्होंने सेशन लेना शुरू किए हैं। और प्रथम 10 योग सत्रों की महिलाओं को आज हमने आमंत्रित किया है, नारी शक्ति को आमंत्रित किया है, ताकि वो भी अपनी बात इस संगोष्ठी के माध्यम से रख सके। और ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम है, फेसबुक लाइव कार्यक्रम, पूरे 1 वर्ष के लिए हमने नारी शक्ति को समर्पित किया है। और इस 1 वर्ष में हम समस्त नारी शक्तियों को फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित करेंगे। और आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो लगातार अनवरत निर्बाध रूप से यहाँ कार्यक्रम चलाने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर भी, क्योंकि योग की बहुत आवश्यकता है, तो जमीनी स्तर पे भी योग चलता रहे, कार्य होता रहे, इसलिए इस तरह के आयोजन आप सभी लोग भी अपने अपने स्थानों पर करते रहें। तो मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूं, डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, विभाग अध्यक्ष योग विभाग, चोहितराम कॉलेज इंदौर। आपका सर स्वागत है। साथ में ही समस्त नारी शक्तियों का भी मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज की संगोष्ठी के लिए अपना अमूल्य समय हमारे इस संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए निकाला।
तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत शर्मा जी को। नमस्कार, हरिओम। हरिओम सर। कोई भी एक जन बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही विजिबल सर, भी आ रही, है, आ रही ऑडियोबल भी सर। है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजमाता देवी अहिल्या बाई जो संस्थान है, उसके संचालक, संस्थापक जो टीम है, उनमें तपन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बहुत लंबे समय से मैंने तपस्या योग की करते हुए देख रहा हूँ। तो अत्यंत खुशी होती है कि जो वट वृक्ष लगाया रहता है वो पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुनील जी राजपूत उनका पूरा अच्छा सा सहयोग दे रहे हैं और पूरी ऊर्जा से मैं आज देख रहा हूँ, बड़े प्रसन्न चित्र और बड़े वैभवशाली उनका व्यक्तित्व आज दिख रहा है। सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी। और मीनाक्षी जी राठौर बहुत अच्छा सहयोग कर रही हैं। तो ऐसे तीनों लोग जो आज के इस कार्यक्रम के होस्ट हैं, तीनों को मेरा बहुत बहुत वंदन, दोनों का, तीनों का अभिनंदन। ये कार्यक्रम आप आज लेके आए हैं और जनहित के लिए जो भी काम होता है वो बहुत सराहनीय होता है। मैं आप तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी आज जो नारी सशक्तिकरण द्वारा, जो योग के द्वारा जो नारी सशक्तिकरण के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस संगोष्ठी में। जैसा कि तपन जी ने बताया है मैडम आप कि जुड़िए। आज की जो कार्यशाला इसमें रखी है हमने ऑनलाइन, उसका जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग आगे भी चर्चा करेंगे, मैं सुनूंगा और मुझे भी ज्ञानार्जन प्राप्त होगा आज की संगोष्ठी से। लेकिन कुछ विचार हैं जो 4-5 मिनट में व्यक्त करना चाहूंगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। एक तो नारी सशक्तिकरण और योग द्वारा नारी सशक्तिकरण। सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि जो नारी है वो आज के समय में भारतीय जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसमें नारी का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है और क्या उसका व्यक्तित्व और कैसा वहां पर हमारा उल्लेख किया गया है नारी शक्ति के बारे में। हम देखते हैं शास्त्रों में हमने सुना है कि नारी तु नारायणी और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्ता फला क्रिया। कहते हैं हमारी परंपरा में नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। हम देखते हैं कि यदि हमको ज्ञान की जरूरत है, बचपन से हम किसके पास गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए? माँ सरस्वती जी का वंदन करने के लिए गए। हमें लक्ष्मी चाहिए तो हम सामान्यतः लक्ष्मी पूजा जो करते हैं, किनकी करते हैं? माँ लक्ष्मी। वेलनेस सबकी आवश्यकता होती है, हम किसकी आराधना करते हैं? माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। हमें ज्ञान के लिए माँ सरस्वती जी के पास जाना पड़ता है, हमें धन के लिए माँ लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। और जीवन में यदि पराक्रम और शक्ति की आवश्यकता, उपासना करनी है तो अभी गुप्त नवरात्रि गई है, हम किसकी उपासना करते हैं? दुर्गा की उपासना करते हैं। जब मुसीबत आती है तो रणचंडी बन जाती है नारी, और वही देश की, समाज की, परिवार की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती है। अभी रिसेंटली हमने उसका उदाहरण देखा है, ऑपरेशन सिंदूर। आज जो मैं देख रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में नारी शक्ति, कहीं ना कहीं हम उस परंपरा के द्योतक हैं और उसका बहुत जीवंत उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें 2 नारियों ने पूरा रिप्रेजेंट करा था पूरे भारत के ऑपरेशन। और जो ऑपरेशन का नाम रखा था कितना सटीक, कितना प्रासंगिक था, वो भी नारी सशक्तिकरण को ही दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर की महिमा कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारी परंपरा में, वो भी हमने बता दिया था पूरे विश्व। इस प्रकार की बहुत सारी हमारी परंपरा में नारी सशक्तिकरण जो हमारे आदिकाल से चला आ रहा है, उसकी स्थापित, उसके गुणगान निश्चित रूप से हमें भक्ति करना है। हम सब योग से जुड़े हुए हैं, हम भक्ति मार्ग के रूप में देखें तो आदिनाथ भगवान शिव के संगिनी के रूप में हमें भक्ति योग के स्वरूप का कौन ध्यान दिलाते हैं? माँ पार्वती। इस तरह से आप देखते हैं नारी का सशक्तिकरण या नारी शक्ति का हमारी परंपरा में जहां देखो वहां उल्लेख आता है। हम कहीं भी राम को, कृष्ण को अलग से नहीं बोलते। हमारे यहाँ पर सिया राम में सब जगह जानी, सीताराम। हमारे यहाँ कृष्ण कृष्ण ठीक है, लेकिन राधे राधे भजोगे तो जल्दी हमको गोविंद या हरि के पास चले जाओ। तो राधे कृष्ण हमारे यहाँ का। तो इस तरह से इस संगोष्ठी का जो
ध्येय वाक्य जो जो प्रासंगिकता के ऊपर जो सटीक रूप से जो यहाँ पे एक उद्देश्य के रूप में रखा गया है, वो बहुत ही प्रासंगिक है कि नारी सशक्तिकरण। हमारी परंपरा में नारी के ऊपर बहुत जो है वो ध्यान दिया गया था और नारी को बहुत उच्च स्थान दिया गया था। अब आज के संदर्भ में देखें तो नारी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, नारी शक्ति के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वर्तमान की चुनौतियों, वर्तमान की जो चैलेंजेस हैं, उसमें बहुत सारी व्यक्तिगत जीवन की है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आप देख रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदल गई। पहले की तुलना का खान पान, पहले की तुलना का जो कर्म, पहले हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था थी जिसमें एक पुरुष कार्य करता था और महिला घर में रहती थी और घर के काम को संभालती थी। एक तरह से दोनों का कार्य क्षेत्र बटा हुआ। पुरुष बाहर के क्षेत्र की जो भी चीजें होती है, झंझट होते हैं, उसको निपटता था। महिला घर को सुरक्षित रखने के लिए सारे अपनी पूरी शक्ति लगा देती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं डबल जिम्मेदारियां महिलाओं को हो रही है। वो बाहर भी काम करती हैं, घर के अंदर भी उन्हीं को ही सामान्यतः घरों में काम करना। तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारी चुनौतियां मॉडर्न साइंस के रूप में हमको देखने को मिलती है। उसमें हार्मोनल चेंजेस के रूप में आप देखें, नर्वस सिस्टम से लेकर बहुत सारे डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी से लेकर जो ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट जो टीन एज के लेकर, मिडिल एज से लेकर, और जो आफ्टर 40 के जो चेंजेस है, उसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं जो हमारे सामने चुनौतियों की तरह। दूसरा, सामाजिक रूप में देखें तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें लव जिहाद है, मतांतरण है। ये सब भी कहीं ना कहीं सामाजिक चुनौतियों के रूप में हमारे सामने आए दिन पेपरों में दिख रहे हैं। हमें उससे भी सामान्यतः उन चुनौतियों से भी सामना करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को तैयार करना। और अंतिम रूप में इन चुनौतियों का सामना करने में कैसे योग का योगदान हो सकता है, उसमें मैं अपने विचार कुछ रखना चाहूँ। आज योग के माध्यम से कैसे हम उस नारी का आह्वान अपने अंदर कर पाए जो प्राचीन काल से ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान थी परंपरा। उसका कैसे आह्वान हम वर्तमान समय में लाएं और उससे हमारी चुनौतियों का सामना करें, उसमें योग कैसे मदद कर सकता है। योग की भूमिका यहाँ पर शारीरिक रूप में भी है, मानसिक रूप में भी है, सामाजिक रूप में भी, और आत्मिक उत्थान के रूप। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में 34वें नंबर श्लोक में बताया गया, भगवान कहते हैं कि नारी के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है, उसमें मेरा ही प्रतिरूप। उसमें श्री, मेधा, धृति, क्षमा, इस सब गुणों को उन्होंने बताया गया। नारी के हाथ में भी, आज परिवार में देख लीजिए, नारी मुसीबत के समय कहीं ना कहीं से सोना और कुछ पैसे निकाल के पुरुष के हाथ में रख जाओ, देख लो, निपट लो अपनी समझ। हम आए दिन देखते हैं। तो शारीरिक स्तर पर योग कहाँ हमको महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप सब लोग योग प्रशिक्षक हैं, वो जानते हैं कि शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने में योग आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा। उसमें ब्रह्म मुद्रा है, मार्जरी आसन है, सूर्य नमस्कार है, रीढ़ से संबंधित आसन है, एब्डोमेन से संबंधित कुछ पोस्चर तो बहुत ही अच्छे हैं, जिससे हम बहुत सारी चुनौतियां, खास करके महिलाओं से संबंधित रोगों पर नियंत्रण प्राप्त। सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर देखें तो यम नियमों के पालन से जो विकृतियां समाज में आ रही है, उनसे हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक उत्थान के रूप में आप देखें कि ध्यान और कुछ जो यौगिक परंपरा के ग्रंथों का यदि हम पालन कर लेते हैं जीवन में, तो आत्मिक उत्थान से जो नारी है अपने आप को पूरी तरह से परिमार्जित करके समाज को एक नई दिशा निर्देश देती। और अंत में केवल इस बात का उल्लेख कर बात को समाप्त करूंगा, कैसे ये जो संस्था का नाम है राजमाता अहिल्या, केवल इन्हीं एकमात्र माँ अहिल्या का ही हम स्मरण कर लें तो मुझे लगता है सारा नारी सशक्तिकरण का प्रतीक के रूप में हम देवी अहिल्या को देख सकते हैं, माँ अहिल्या को देख सकते हैं। उनमें सर्वगुण संपन्नता थी, एक शासक के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक जनप्रिय नेता के रूप में, एक कैसे सुशासन के साथ सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने समाज को नई दिशा दी। ऐसे धीरे धीरे हम योग के माध्यम से योग के सर्वांगीण पक्षों को लेकर, उसमें व्यवहारिक भी है, शास्त्रोक्त भी है, और मानसिक रूप से जितने भी हमारे अभ्यास होते हैं उस सब को लेकर यदि हम चलते हैं, तो जितनी भी महिलाओं की चुनौतियां हैं आज के संदर्भ में, चाहे वो घर से बाहर कार्य करें तो जो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं उनसे वो निपट सकती है, क्योंकि क्लैरिटी उनके अंदर होती है, शारीरिक क्षमता होती है, तो हर चुनौतियों से वो लड़ सकते हैं। माँ अहिल्या को यदि हम आदर्श रूप में रखकर चलेंगे तो निर्णय करने की क्षमता, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और कैसे अपने और पराये के बीच में हम
विभेद न करते हुए कैसे सही निर्णय लेकर अपने परिवार को, क्योंकि हमारी एक चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है अभी सब महिलाओं के सामने, वो है परिवार को सहेज के रखना। एक कुटुंब प्रबोधन करके भी प्रकल्प चलता है जहाँ महिलाओं की भूमिका सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि एक घर की महिला ठान ले और योग के माध्यम से अपने आप को परिमार्जित कर ले, योग का उसके अंदर जीवन में उतर जाए, तो वो परिवार को भी बहुत अच्छे से रख सकती है। बच्चों के विकास में हम सब जानते हैं, अभिमन्यु से लेकर जो हमारे गर्भ संस्कार की परंपरा है, वो आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि माँ के ऊपर बहुत कुछ निर्भरता होती है। यदि वो चाहे तो अपने गर्भ से ही शिवाजी, राणा प्रताप वगैरह जो है वो उनका जन्म दे सकती है। इसीलिए नारी सर्वश्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि सृजनशीलता का जो गुण है वो नारी के अंदर। तो इस ध्येय के साथ कि माँ देवी अहिल्या को समर्पित ये जो आज का संगोष्ठी है, योग द्वारा नारी सशक्तिकरण, इसके बहुत सारे पक्षों को मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से जानने, समझने और सुनने का मौका मिलेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म से हम निश्चित रूप से नारी के सामने जो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उनको अच्छे से समझेंगे, और उनमें योग का क्या क्या निदान हो सकता है, हठ योग कहाँ तक मदद कर सकता है, राजयोग कहाँ तक मदद कर सकता है, और इन सब का समन्वय, हठ योग और राजयोग का समन्वय से हम एक ऐसा व्यक्तित्व का कैसा निर्माण कर सकते हैं जिससे वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, आज विकृत चेहरे के रूप में नारी को प्रस्तुत किया जाता है, उसकी घटना, त्रिपुरा की घटना या इन घटनाएं देखी जाती है। कहीं योग के अभ्यास से, योग के प्रचार प्रसार से ये सारी जो भी वैमनस्य है हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, क्या हम इसको दूर कर सकते हैं? हमें ये चिंतन करने की जरूरत है कि योग क्या हमारे मूलभूत जो चिंतन है, व्यक्तित्व, उसका परिष्कार कर सकता है? हाँ, निश्चित रूप से उसका परिष्कार कर सकता है। आप सब लोग उसके साक्षी हैं, योग से आप जुड़े हुए हैं, अनुभव किया होगा। यदि हमारे जीवन में योग आ जाता है तो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का बहुत अच्छा समन्वय बनाकर मानव जीवन को उत्सव के रूप में लेते हैं, और हम जहाँ कहीं भी जिस किसी से मिलते हैं उसका भी जीवन आनंदमय बना देते हैं। यही योग प्रशिक्षक के रूप में हमारा सर्वश्रेष्ठ होता है, जो हम देते हैं समाज को भी और अपने आप को। मुझे लगता है ऐसे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तपन जी को, सुनील जी को, मीनाक्षी जी को पुनः पुनः धन्यवाद कि आज ये चिंतन करने का, इससे जो कुछ अच्छा श्रेष्ठ निकलेगा, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो हम सब में निश्चित रूप से बटेगा, समाज में बटेगा। उस पंचामृत से सब लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और खूब खूब इस संगोष्ठी के लिए मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और नारी सशक्तिकरण के रूप में जो योग का योगदान है उसको पुरजोर तरीके से, दृढ़ता से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि योग द्वारा जो सशक्तिकरण है वो निश्चित रूप से संभव है। नारी तो सशक्त है ही, तो उसका रियलाइजेशन जो है योग के माध्यम से संभव। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और कोई प्रश्न हो संदर्भित तो जरूर पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं चाहूंगा कि आगे का जो क्रम है, जो मुझे समय दिया गया था, वो समय का मैं और उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, और अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और फिर से वही एक जो हमारा ध्येय वाक्य दोहराता हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्था। जहाँ नारी का सम्मान है वहीं पर धन, श्री, प्रज्ञा, बल, बुद्धि, विवेक, ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब मिलती है। जहाँ पेशेंस है, कंपेशन है, अडोप्टेबिलिटी है, चेयरफुलनेस है, लव है, पीस है, करेज है, ह्यूमैनिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। हमें जरूरत है केवल नारी के जीवन में थोड़ा सा योग जो हम चाहते हैं वो सब उतर जाए, और हम निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने आप को आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज आमंत्रित किया, अपने विचार रखने का मौका मिला, तो उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी अपनी अमूल्य वाणी से और अमूल्य समय निकाला। पहली बात तो इस संगोष्ठी के लिए, उसके लिए संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आपने बात कही कि नारी बहुत जगह पर है, शुरुआत से लेकर अंत तक नारी ही है, चाहे लक्ष्मी का रूप हो, चाहे सरस्वती का हो, चाहे दुर्गा का हो, हर जगह नारी है। और नारी से ही हम उत्पन्न होते हैं। तो नारी की हमारे जीवन में, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर नारी ना होती तो शायद ये जीवन भी नहीं होता और ना योग होता। तो योग भी एक तरह से हम कर पा रहे हैं या जुड़े हैं तो वो नारी के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे इसी श्रृंखला में अब हम हमारे पहले नारी शक्ति
अतिथि वक्ता किन्नारी पटेल जी, जो कि आणंद गुजरात से हैं, वो ज्वाइन करें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें, अपनी बात रखें। किन्नारी पटेल जी। किन्नारी पटेल जी, मैसेज में हाई लिख दीजिए अगर आप उपस्थित हो चुके हैं तो। समय लग रहा हो तो हम अगले हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं शोभा सोनी जी, उनको आमंत्रित करते हैं। शोभा सोनी जी। शोभा सोनी जी। जी जी सर, वॉइस आ रही है? आपका स्वागत है। जी सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी सर। सर मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ ऑनलाइन, तो यदि उसके कुछ पहले कुछ वार्ता हुई हो तो मैं उससे नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुई है। बाकी जो आज आपने जो दिया है नारी सशक्तिकरण का, तो मेरा यही मानना है कि नारी हो या पुरुष हो, दोनों ही बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने दोनों की रचना की है। तो ये बात तो सही है। और दूसरा ये है कि योग में यदि हम नारी सशक्तिकरण को जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बहुत ही ज्यादा जरूरी ये हो जाएगा कि हर महिला अपने घर से एक परिवार चलाती है, मतलब परिवार की देख रेख करती है, उनका पालन पोषण करती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम ही करते हैं, हमारी माता हमारी बहनें जितनी भी हैं, हम सब करते हैं। और यदि हम उसमें योग जोड़ देंगे तो वो घर का हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, वो स्वस्थ रहेगा, उसकी मानसिक स्थिति सुधरेगी। जो भी जितने भी बाहर क्राइम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो घर से ही जुड़ते हैं। जिस घर में जैसा माहौल मिलता है, जिस घर में जैसी प्रवृत्ति होती है, मैं कह सकती हूँ कि हर बच्चा अपनी माँ से, सबसे पहले माँ से ही सीखता है, क्योंकि क्या ये कहा गया है कि माँ ही सबसे प्रथम गुरु होती है। तो वो अपनी माँ से ही देखता है कि माँ के जो भी अपने घर में आचरण होते हैं, तो यदि महिला ही, घर की महिला ही योग से जुड़ेगी तो वो अपने घर को मंदिर बना देगी, योगमय भी मंदिर बन जाएगा। और यदि हम आध्यात्मिक देखें तो आध्यात्मिकता से भी मंदिर बन जाएगा। इसके उदाहरण में ज्यादा तो नहीं मैं दे पाऊंगी, पर इसका उदाहरण मैं खुद बनी हूँ कि यदि मैं योग से जुड़ी हूँ तो मैंने अपने परिवार में सबको योग से जोड़ा है। मैं आस्था योग से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा परिवार भी वहां जाता है। पहले मैं ही जुड़ी थी सिर्फ, फिर मेरा परिवार जुड़ा, फिर मेरे घर के बच्चे भी जुड़े। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा मोहल्ला भी जुड़ा हुआ है। मतलब मेरी कॉलोनी से मैं 10 लोगों को ले जा रही हूँ, मेरी परिवार से मैं 4 लोगों को ले जा रही हूँ, और वो घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो गया, मोहल्ले का डिफरेंट हो गया है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि नहीं, वाकई में योग क्या चीज है, और वो योग नारी के द्वारा ही वो हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सच में योग है तो वो एक परिवार में, एक समाज में, एक हमारे पूरे देश में कहेंगे कि उसी से उसका आगे उत्थान होना है। और जहां पर योग नहीं होगा वहां धीरे धीरे उस चीज का पतन होता जाएगा। और मैं चाहूंगी कि हर स्कूल में, हर जहाँ भी एक सामाजिक माहौल मिले, सामाजिक तौर पे भी यदि कक्षाएं शुरू की जाए, कि नहीं ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कहाँ कॉलोनी में हम जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, तो एक समाज के रूप पे भी एक किसी धर्मशाला मिले जहाँ समाज के रूप में चल रहा हो, जो भी अपने समाज में करवाता हो। और स्कूल में सबसे पहले तो स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल की ही ज्यादा सुनता है। घर पे मम्मी पापा को फिर भी अवॉइड कर देगा कि नहीं यार, हम मम्मी ऐसा बोल रहे हो तो मम्मी हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है। जहां तक हम देखते हैं जो हमारे घर में कि हमारे मैडम ने हमको ऐसा बोला है,
तो यदि स्कूल में भी योग को जोड़ दिया जाए, हर स्कूल में, चाहे बस सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जो भी स्कूल हो, यदि वहां योग को जोड़ दिया जाएगा तो वहां का हर बच्चा जो निकलेगा वो एक बहुत ही हमारे देश का उत्थान करने वाला, देश को तरक्की करने वाला, समाज को उत्थान करने वाला, परिवार को उत्थान करने वाला बनेगा, नागरिक बनेगा। सर मेरा यही कुछ सोचना है नारी सशक्तिकरण में। और सर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं आगे। जी बिल्कुल। जी, आपने अपना अमूल्य समय आज योग संगोष्ठी के लिए निकाला। आप जानता हूं कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में आगे सविता वावरे जी, जो कि दिल्ली से जुड़ेंगे, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि सविता वावरे जी आए और अपनी बात रखें योग से नारी सशक्तिकरण के विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी, मैं सविता वावरे दिल्ली से हूँ। मैंने योग में SJR यूनिवर्सिटी से 1 ईयर PG डिप्लोमा किया है और साथ में ही योग में मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है। और सर वर्तमान में मैं आद्या कौशल ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज योग से नारी सशक्तिकरण इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। तो धन्यवाद सभी को। आज का हमारा विषय है योग से नारी सशक्तिकरण। नारी क्या है तो समाज परिवार का आधार है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि नारी की महत्ता। नारी क्या है कि हमारे पूरे परिवार की नींव है, जननी होती है। जब नारी स्वस्थ होगी, सशक्त होगी, तभी देश की प्रगति होगी, क्योंकि नारी ही है जो अपनी संतान की प्रथम गुरु है, मार्गदर्शक है, जो अपने पूर्वजों से मिले हुए संस्कारों का जतन करती है, उनकी रक्षा करती है और अच्छे संस्कार, शिक्षा देकर अपने संतान का व्यक्तिमत्व विकसित करती है, जिससे कि देश को मजबूत बनाने वाले युवा, सक्षम और गुणवत्तापूर्ण युवकों का निर्माण होता है। जैसे महात्मा फुले जी ने भी कहा है, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो केवल आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, किंतु अगर तुम यदि किसी एक महिला को शिक्षित करते हो तो पूरे समाज को शिक्षित करते हो, यानी कि पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। तो इसी कथन में ही नारी सशक्तिकरण की महत्ता को स्पष्ट किया जाता है। ये कथन ही इस नारी सशक्तिकरण को स्पष्ट करता है। आज के समय में नारी सशक्तिकरण एक आवश्यक विषय बन गया है और योग इस दिशा में सर्वोत्तम माध्यम है। सशक्तिकरण यानी कि क्या, कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर एक क्षेत्र में नारी को सक्षम होना चाहिए और वो जिस वजह से वो अपने सभी फैसले जो है वो योग्य निर्णय वो ले सकती है और समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकती है। और इसके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, एक सर्वोत्तम माध्यम सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आज की नारी जो है वो सिर्फ घर पे नहीं बैठी है। पहले जैसे सर ने बताया कि हाँ, पहले विभक्त था कार्य क्षेत्र, पुरुष बाहर जाते थे, नारी घर संभालती थी। बट अब क्या हो रहा है कि नारी जो है, महिला है, वो घर की जिम्मेदारी को भी संभाल रही है और साथ में घर से बाहर जाके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पदों पर, बल्कि बहुत अच्छे वरिष्ठ पदों पर वो कार्यरत है और घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही है, ऑफिस में भी वो अपनी जिम्मेदारी सही से संभाल रही है। बट क्या होता है, बहुत बार ऑफिस का वर्कलोड होता है, वहां पे भी इतनी कंपटीशन चल रही है, सामाजिक जो सर ने बताया, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में भी उसको अपना स्थान निश्चित करना होता है, उसमें भी उसको चुनौतियां आती हैं। तो वो सारी चुनौतियां
से सामना करते हुए उसको क्या होता है कि बहुत बार मानसिक तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अवसाद यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, नींद की कमी आ जाती है, मासिक धर्म संबंधी विकार। अभी और एक महत्वपूर्ण मतलब एक समस्या उत्पन्न हो रही है, वो है कि बांझपन। बहुत सी और मतलब स्त्रियों में गर्भ धारण करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो अगर नारी अपने जीवन में योग और अध्यात्म को अपनाती है तो क्या होगा कि स्वयं को वो स्वस्थ और सशक्त बना सकती है। योग के द्वारा हम शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि नारी जब योग का आसनों का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा शरीर लचीला बनता है, मजबूत बनता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, जिससे कि क्या है, शारीरिक व्याधियां जैसे हार्मोन्स का असंतुलन होता है, मोटापा, थायराइड, पीसीओडी जैसे बहुत सी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हम नियंत्रण में ला सकते हैं। हम ताड़ासन, वृक्षासन जैसे आसनों का अगर अपने जीवन में अवलंबन करते हैं तो क्या होता है कि स्त्रियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें संतुलन प्राप्त होता है। जब नारी का शरीर स्वस्थ होगा तो क्या होगा, नारी उत्साह और स्फूर्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। साथ ही में क्या है, योग से हम मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। योग जो है, उसके योग के अभ्यास से तनाव, चिंता कम कर सकते हैं। आज के जीवन में तनाव एक सामान्य कॉमन समस्या बन गई है और ये तनाव ही अनेक रोगों का जड़ है। तनाव से ही हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, एंजाइटी हो गई, वो सारों का जो जड़ है वो तनाव है। और जो हमारी स्त्री है, आज की नारी है, वो क्या है, घर की भी जिम्मेदारी संभाल रही है, फिर रिश्तेदारी भी निभानी होती है, फिर बाहरी दुनिया में भी जो बढ़ती हुई कंपटीशन है, जो स्पर्धा है, उसमें भी उसको अपना स्थान टिकाना है। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत बार स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उससे बहुत सी समस्याएं जो उत्पन्न होती है, तो वो सारी समस्याएं हम प्राणायाम, ध्यान के द्वारा नियंत्रण में ला सकते हैं। जैसे कि नाड़ी शुद्धि हो गया, हमारा भ्रामरी हो गया, ओम चैंटिंग हो गया। तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्राणों पे नियंत्रण लाया जा सकता है। और जब प्राणों पे नियंत्रण लाते हैं तब क्या होता है कि मन हमारा जो होता है वो शांत होने लगता है और उससे क्या होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, जिससे कि महिलाएं भावनिक रूप से सशक्त बनती है ना। और साथ ही में हमारा जो ये है, आत्मविश्वास में वृद्धि लाने का कार्य भी योग भली भांति पार करता है, निभाता है। योग साधना में स्त्रियां जब आत्म अनुशासन को अवलंबती है तो उससे क्या होता है, उनका संतुलित विकास होता है, जिससे कि स्त्रियों का आत्मबल बढ़ता है और स्वयं को वो अधिक सक्षम और सकारात्मक महसूस करती है, जिससे कि उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसे कि हाँ, और एक है कि जैसे कि अभी मैंने बोला कि गर्भधारण करने में समस्या, बांझपन की समस्या भी आ रही है, तो उसके बहुत से रीजन है, जैसे कि काम की वजह से खाने का टाइम चेंज हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जैसे अनियमित आहार है, नींद की कमी हो रही है, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन हो रहा है और साथ ही में व्यायाम की कमी, हल मूवमेंट कम हो गए हैं। तो उस वजह से बहुत से कुछ कुछ युवतियों में प्रेगनेंसी में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उस समस्या से जूझना पड़ता है। तो जब हम योग को अपनाते हैं अपने जीवन में तो इस समस्या को भी हम डॉक्टर की सलाह और योग के द्वारा बहुत से हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही में क्या है कि मातृत्व को भी वो सक्षम करता है। गर्भावस्था में भी देखो, अब गर्भ संस्कार हम देते हैं और कुछ छोटे छोटे आसनों के द्वारा हम अपने जीवन में योग अपनाते हैं गर्भावस्था में, तो क्या होता है कि प्रसव सहज बनने में मदद मिलती है और उससे माता और बच्चे दोनों का भी स्वास्थ्य सुधारता है। और साथ ही में क्या है कि निर्णय लेने की क्षमता, योग के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। जैसे जब हमारा प्राण चंचल होता है तो हमारा मन भी चंचल होता है और यही बात कही गई हठ प्रदीपिका में, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। यानी कि जब हमारा मन, प्राण चंचल होता है तो चित्त भी चंचल होता है, यानी कि मन चंचल होता है, और जब हमारा प्राण शांत होता है, स्थिर होता है, तो हमारा मन भी स्थिर होता है। और जब
हम मन स्थिर हो जाता है तो हम किसी भी कठिन समस्या, कठिन परिस्थिति में योग्य निर्णय ले पाने में सक्षम बनते हैं। तो ये सारे हमारे योग से और भी बहुत सारे लाभ है, बट समय की कमी के कारण मैंने शॉर्ट में मैंने बताया है मेरे विचार। तो योग के द्वारा क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मिलता हमें, बल्कि मानसिक और आत्मिक सशक्तिकरण का भी प्रभावी माध्यम है ये योग, जिससे कि महिलाओं को वो भीतर से मजबूत बनाने का कार्य करता है और जीवन में गुणवत्ता और व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त कराने में योग मदद करता है। तो मेरा सभी नारियों से, सभी स्त्रियों से ये अनुरोध है कि आप सभी, हम तो करते ही हैं, सभी यहाँ जो उपस्थित है वो सारे योग में ही है, हम करते हैं, बाकी सभी लोगों से भी जो भी बाद में देखेंगे उनसे अनुरोध है कि आप जीवन में अपने योग का अवलंब करें और अपना जीवन सहज सुंदर बनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद सविता वावरे जी, हमारे साथ में जो दिल्ली से थे, बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने। अब मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी रंजू जी, अहमदाबाद गुजरात से, वो अपनी बात रखेंगे उद्बोधन के माध्यम से। और सभी से मेरा आग्रह है कि समय का विशेष ध्यान रखें थोड़ा सा, ताकि सभी को बोलने का मौका मिले और हम समय सीमा में अपना कार्यक्रम समाप्त कर पाए। चलिए, कुमारी रंजू जी, अहमदाबाद गुजरात से। जी सर, सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के जो संचालक हैं और जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, ओम करती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा जो 2019 से ये चीज चल रहा है, ये अनवरत चल रहा है। मैं शायद 2019 में भी श्रृंखला की मतलब मैं इसमें भाग ली हूँ और ये लगातार चलते जा रहा है। और इतना बढ़िया संकल्प, इतना बढ़िया चीज, इसका जो आप लोगों मतलब आप सभी श्रेष्ठ जन जो मिल के ये संकल्प जो चला रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और मैं आशा करती हूँ कि ये और भी अपने श्रेष्ठता को धारण करते जाएगा। और मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज इस मंच पे आज आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं कुछ बोलने के लिए आई हूँ। पर इतना कुछ तो मैं योग में नहीं बोल सकती हूँ, क्या जो भी मेरा अनुभव है। तो जो योग है, मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सीमाओं को ना समझने की एक कला है। ये हम जो महिलाएं हैं, जो हमारी शारीरिक और मानसिक और हमारी जो आध्यात्मिक चीजें हैं, इसको हम खुद इस योग से जुड़ के समझ पा रहे हैं कि हमारी शारीरिक क्षमताएं क्या है। हम जैसे घर में कुछ काम कर रहे हैं, क्या हमारी यही शारीरिक क्षमता है? क्या हमारी, जब हम योग से जुड़े तो अपने क्षमताओं को हम पहचान पाए कि हम इतना सोच सकते हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चों का पालन कर रहे थे, उस समय हम अपने गृह कार्यों में बच्चों के पालन में लगे रहे। जब हमारी एज 40 से 50 में आती है, तब हम जब पहले की महिलाएं होती थी, उनको वृद्ध घोषित कर दिया जाता था कि आप वृद्ध हो गई हैं और आप पूजा पाठ में मन लगाएं। पर आज की जो हमारे समय की जो महिलाएं हैं, वो 50 के बाद इतने बड़े बड़े आसन ले रहे हैं, 60 के बाद इतने बड़े बड़े आसन ले रहे हैं, वो घर से निकल रहे हैं और अपने कितने मतलब कि मंच को संबोधन कर रहे हैं। मतलब लगता है कि 40 के बाद जो हम महिलाएं हैं, उनकी जीवन शुरू हो गई, वो शुरू हुई। अभी उसके पहले तो वो घर में ही खाना पकाना और इतना, उससे ज्यादा सोच था ही नहीं। बच्चों का पालन करना है, बस हम बच्चों की शादी कर लिए, बस हमारी यहीं तक हमारी जीवन समाप्त हो गई। और ये योग है, आज का जो योग है, आप लोग के माध्यम से बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं और अभी लग रहा है कि शायद हमारे जीवन का कोई औचित्य है और हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। हम खुद को स्वस्थ कर रहे हैं और हमें ये जैसे बूढ़े होने वाली जो भावना है, वो नहीं आ रही। क्योंकि हम आजकल की जितनी भी महिलाएं हैं, वो हमारे जो बच्चे हैं, वो आसन नहीं कर पा रहे। मेरे ही बच्चे हैं, वो आसन नहीं कर पाते, मैं वो आसन कर पाती हूँ। स्ट्रेच नहीं होता, उनको जिम पसंद है और हम लोग योग करते हैं। तो मतलब ये बहुत ही क्या बोलूं, हम सभी के लिए, सभी जो कम एज के हैं, बड़े एज के हैं, एक हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म है अपने को साबित करने के लिए, समाज को देने के लिए, और एक आत्मविश्वास
जो एक आत्मविश्वास आया है इस योग से। हमें मतलब यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें जुड़ी हैं जो हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये जो आत्मविश्वास जो आया है, मुझको भी ये सब बहनें हैं जो बहुत पहले से जान रही हैं कि जो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, आज मैं आपके सामने हूँ। तो इस योग का मैं अपने आप से ही मैं समझती हूँ बहुत बड़ा देन है। ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था 2024 में, वो नारी मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए ही समर्पित था। तो सोचिए इस नारी से कितना बढ़िया मतलब ये है। और मैं सभी ये श्रेष्ठ जन जो हमारे आज आयोजक हैं इस नारी सशक्तिकरण पे सोचा, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम एक दूसरे से चीजों को समझ रहे हैं। इस सशक्तिकरण के योग में ज्यादा हम महिलाएं ही हैं, और हम लोग सही में, हम दुर्गा हैं, हम काली हैं, हम सब बहुत सारा काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं, योग में भी रहते हैं, हमारी बहुत सारी क्लास में सीखते हैं और सिखाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं कि सब लोग जुड़े, इसको और भी पता है, इसको और अभी भी जो हमारी महिलाएं हैं ना बहुत कम है योग में, इसके प्रति बहुत ही भ्रांतियां हैं। ये नहीं कर सकते, हमें वेट कम करने के लिए आना है, ये बीमारी के लिए करना है, नहीं, योग तो राजयोग की प्राप्ति के लिए करना, मोक्ष के लिए करना। अगर हम उस पर करना शुरू करेंगे तो हमारा ना वेट रहेगा, ना हम कहीं मानसिक दुर्बलता से ग्रसित होंगे, हम सभी से आगे हो जाएंगे। और इसकी भ्रांतियां को निकालना होगा। बहुत लोग बीमारी के लिए, वेट के लिए योग से जोड़ते हैं, आप मोक्ष के लिए योग से जुड़िए, आप राजयोग के लिए योग से जुड़िए। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पंक्ति याद आ रही है, जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गदिष्यसि। तो ये जो जननी है, यानी हम जननियां हैं, हम नारी हैं, और ये हमारा जो पृथ्वी है ये भी जननी है, ये माता है, ये दोनों जो हैं वो स्वर्ग से भी बड़ी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये कह के गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ मुझे समझ में आया मैं अपना विचार यहाँ पे रखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी बहनों को भी नमस्कार, प्रणाम सर, ओम सभी मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी रंजू जी, जो कि हमारे साथ में अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हुए थे। बहुत अच्छी बात आपने कही नारी सशक्तिकरण योग से। अगला नाम है शारदा सूर्यवंशी जी, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। शारदा सूर्यवंशी जी, नाम सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग अपना अपना ओरिजिनल नाम लिख कर रखें, ताकि हमें देखने में और अनम्यूट करने में आसानी रहे, क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम मोबाइल के नाम से भी लिखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शारदा जी अगर जुड़े हुए हैं तो एक बार हाई कर दें उधर से, ताकि अनम्यूट करने में आसानी हो। शारदा जी, चलिए शारदा जी अभी शायद नहीं है, तो हम अनूप प्रसाद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप प्रसाद जी हमारा जो होस्ट है जी, मैं सब, मेरी आवाज आ रही है? अनूप प्रसाद जी जुड़ चुके हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नमस्ते सभी को। जितने भी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से जुड़े हैं उनको मेरा सत सत नमन है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे स्थान दिया, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और मैं नारी सशक्तिकरण पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। आज के समय में महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम है जो महिला को एक न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास के स्तर पर भी सशक्त बनाता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग से मन को शांति मिलती है, विचारों से स्पष्टता के साथ शरीर भी स्वस्थ बनता है। महिलाएं अक्सर कई भूमिकाएं निभाती हैं,
माँ की, बहन की, पत्नी की, कर्मचारी की या नेतृत्वकर्ता की, इन सभी भूमिकाओं में संतुलन बनाना आसान नहीं होता। योग उन्हें तनाव मुक्त के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने और भावनात्मक रूप से सशक्त रहने में मदद करता है। योग महिलाओं को हार्मोनल समस्या जैसे पीसीओडी, थायराइड और मानसिक धर्म असंतुलन में राहत देता है। प्राणायाम और ध्यान से मानसिक तनाव कम और ऊर्जा देता है। योगासन जैसे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन आदि महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी आसन है। इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम सही होता है, हर एक चीज इससे सही होता है। आप तनाव से मुक्त होते हैं और राहत होती है सभी चीज में। गर्भावस्था के दौरान भी योग प्रसव को सरल और सुरक्षित बनाता है। योग आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे महिला समाज में अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सकती है। योग से महिला आत्मरक्षा के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी योग के माध्यम से महिला जागरूक हो रही है और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। योग से आप हर तरह से तनाव मुक्त रह सकते हो। तनाव योग आपको तनाव से मुक्त करता है, मानसिक संतुलन बनाता है, भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। आप प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, इससे आपका तनाव खत्म होता है, आप सशक्त बनते हो। तो मैं तो योग से पहले नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब मैं कोरोना के टाइम में योग से जुड़ी तो उससे मुझे बहुत सारे फायदे हुए। तो मैं तो सभी को यही कहूंगी कि आप लोग जरूर योग से जुड़े और योग से जुड़कर अपने सारे प्रॉब्लम खत्म करें। ये योग से जुड़कर हमारी बहुत सारी बीमारियां क्योर हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो अपना ये प्लेटफॉर्म दिए हैं हम लोग को अपनी बातें रखने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को इसी के साथ खत्म करती हूँ और सभी महिलाएं इसमें आगे आए और योग को बढ़ावा दें। बस उन सभी को आवाज मिल पा रही है मेरी सभी को? जी अब आ रही है बेटा। जी जी ठीक। अब हमारे साथ में शारदा सूर्यवंशी जी, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, वो जुड़ेंगे। शारदा सूर्यवंशी जी, आपका स्वागत है और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद सर। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के सभी शिक्षक, कार्यकर्ता, सभी को मेरा प्रणाम और समस्त नारीगण जो यहाँ उपस्थित है उन सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस विषय के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ वो है योग से नारी सशक्तिकरण। अब योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। योग, हम जब योग की बात करते हैं तो अगर हम पुरातन बात करें तो योग मतलब जानना, किसको? आत्मा परमात्मा। ये तो बहुत लिखी पढ़ी बातें हो गई। आज के टाइम पे योग क्या हो गया? सिर्फ आसन कर लिए, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ लिया तो हमने योग कर लिया। रियल योग को कोई नहीं जानना चाहता कि असली योग क्या है। जिसको पूछे योग तो ये आसन, इसका ये लाभ, इसके ये करने के ये फायदे हैं। लेकिन असली में जो योग है वो है खुद को जानना। अब नारी पे आते हैं। नारी जो है वो अपने आप को कैसे योग के माध्यम से आज के परिवेश में, जहां उसे आर्थिक सभी में भाग ले रही है आज की नारी, तो योग उसे कैसे सशक्त बनाता है? योग के माध्यम से
नारी अपने आप को आज के परिवेश में संतुलित करती है, अपने आप को संतुलित बना सकती है हर परिवेश में, क्योंकि योग हमें सिखाता है समन्वय, नियंत्रण, चाहे अपने शरीर पे नियंत्रण, चाहे अपने प्राण पे नियंत्रण, चाहे अपने मन पे नियंत्रण, चाहे ऑफिस में काम करने वाली नारी हो या गृहस्थ को संभालने वाली नारी हो, सबको योग की आवश्यकता है। क्योंकि घर पे भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हैं, और अगर हम जॉब करते हैं तो वहां पे भी हम कई परेशानियों का सामना करते हैं, और कई नारी दोनों को संभालती है। तो इस चक्कर में वो सबसे ज्यादा जिससे जूझती है वो है मानसिक परेशानी से। शारीरिक तो वो बन जाता है आगे चलकर, तो अगर हम मानसिक पे विजय प्राप्त कर ले तो शारीरिक की नौबत ही नहीं आएगी। और असली जो योग है वो मानसिक पे ही काम करता है, क्योंकि अगर मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, तो और नारी स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो देश स्वस्थ। तो नारी से ही शुरू होती है एक अच्छे विकासशील देश की यात्रा, और योग उस उद्देश्य को अचीव करने में हमारे लिए बेस तैयार करता है, या हम कह सकते हैं वो हमारा वेपन है, जिससे हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश की निर्माण कर सकते हैं। इतने कम शब्दों में ही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा सूर्यवंशी जी, जो कि हमारे साथ में नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मन अगर स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। कहीं ना कहीं सारी जो बीमारियां हैं आजकल जमाने में वो मन की ही बीमारियां हैं। जैसे लोग बोलते हैं मैं बहुत मोटा हूं, तो मन से मोटा है, अन्यथा मोटे लोग भी ना जाने क्या क्या कर लेते हैं दुनिया में, है ना। तो मन की बीमारियां हैं। अगला नाम प्रीति मिश्रा जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा से हमारे साथ में जुड़ेंगे। उनको मैं स्वागत करता हूं कि वो संगोष्ठी में अपनी बात रखें। प्रीति मिश्रा जी, गुड़गांव हरियाणा से। हरिओम सर, तपन सर, सुनील सर, मीनाक्षी दीदी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सारी टीम को। तपन सर को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ और सभी को जानती हूँ, तो मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी हमारे संग हमारी योग साधिकाएं जुड़ी हुई हैं, अधिकतर मैं सबको जानती हूँ। हम सब बहनें आपस में रोज ही मिलते हैं, एक तरीके से रोज ही हमारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छा बताया कि योग से नारी सशक्तिकरण, है ना। योग एक ऐसा माध्यम है नारी और नारी सशक्तिकरण का, है ना। वैसे ये शब्द बहुत गहरा और बहुत प्रेरणादायक है, और ऐसा एक योग माध्यम है नारी सशक्तिकरण के लिए कि वो शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक और सबसे पहले आर्थिक उन्नति उसी के हाथ में है। नारी के हाथ में अपने परिवार का उत्थान भी है और पतन भी उन्हीं के हाथ में। पर मैंने सबसे अच्छा उदाहरण माता अहिल्याबाई का देखा, जो हमको सभी देवियों में आज हमको तपन दादा ने हमको ये जो मंच दिया है सभी को, सभी नारी शक्तियों को, और दादा ने ही हम लोगों का सशक्तिकरण भी कर दिया और संगठन भी बना दिया। उनको बहुत बहुत प्रणाम, मेरा तो पहले यही बात है। और मैं ऐसा बताती हूँ कि हम इसमें शारीरिक तो अपनी मेहनत करते ही हैं और अपने को स्वस्थ रखते हैं, साथ में हम मानसिक तरीके से भी अपने आप को और भी लोगों को तनावग्रस्त जो हुए उनको भी हम उनको वहां से तनाव मुक्त करते हैं। तनाव मुक्त करने से क्या होता है, आत्मसम्मान बनता है। एक तरीके से आत्मसम्मान उनका खुद का जब जागृत हो जाता है तो एक बहुत अच्छा सशक्त आत्मविश्वास भी जागृत हो जाता है महिलाओं में। तो पहले था, किसी कवि ने लिखा था, जब स्थिति ऐसी थी कि जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। पर आज ऐसा है, नारी तू सबला है, तेरे आंचल में प्रशांत समंदर है, तेरी आंखों में सूरज का तेज है, आज बदल दे यह सृष्टि सारी। तो वाकई में आज सभी नारी, हम सभी लोग अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करते। हम सभी बहुत बहनें
ऐसी हैं जो अपने काम को बहुत ध्यान से लगन के साथ आगे बढ़ती हैं, करती हैं। और मेरा यही कहना है कि जैसे एक नारी को, जैसे सविता जी ने बताया कि एक नारी अगर शिक्षित होती है, एक नारी अगर सशक्त होती है, तो वह खुद, फिर उसका परिवार, फिर उसका समाज, एक देश सशक्त होता है। आज का उदाहरण है हमारे सामने। हम जहां आज बैठे हुए हैं, जिस मंच पर आज हम बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हीं की सूक्ष्म उपस्थिति में, आज हम उन्हीं के सानिध्य में अपना सारा कार्य कर रहे हैं। और हमारे भाई लोग, हमारे तपन दादा, सुनील दादा, मीनाक्षी दीदी, सभी लोगों ने हमको ये बहुत अच्छा मंच दिया है। तो हम सभी संकल्प करें और आगे बढ़ें, सभी लोग मिल करके, एक दूसरे का साथ करके नारी सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान दें, योग को आगे बढ़ाएं सभी लोग। थोड़ा सा मैंने बस इतना ही मुझे आपसे कहना है, समय की कमी है, इसीलिए सभी को बहुत बहुत प्रणाम। माता अहिल्याबाई को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी साधक को प्रणाम। और मेरी यहाँ पर बेटी भी जुड़ी है आज, दादा वो भी जुड़ी है, वो बाहर रहती है, वो बोली मैं भी जुड़ूंगी आज, आपका सुनूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप भी जुड़िए, तो वो भी जुड़ी है, आयुषी के नाम से वो भी जुड़ी है आज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी हमारे संस्कारी हैं और एक वो भी नारी है। तो सभी नारियों के साथ में मेरा यही कहना है सभी महिलाओं से कि हम सभी आगे ऐसा संकल्प लें, सभी आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ, और योग के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आए, सभी सशक्त। सभी देवियों को नमस्कार, प्रणाम दादा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मिश्रा जी, जो कि हमारे साथ गुड़गांव हरियाणा से उपस्थित थे। अगला नाम संगोष्ठी की श्रेणी में रेना शाह, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। रेना शाह जी, स्वागत है रेना जी आपका देवी अहिल्या योग संगोष्ठी में। जी, अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। ओम सभी को। और आज मुझे राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र की तरफ से ये मौका मिला है जो आप सबसे मैं जुड़ी हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा योग में पुरानी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग में एक्चुअली कोविड के बाद ही जुड़ी, और ऐसा करके जुड़ी कि मुझे कहीं मीन्स कि आर्थिक मुझे सहयोग मिल सके। मैंने योग को पहले इस तरह से जाना नहीं था। मुझे लगता था कि हाँ सिर्फ आसन है या फिर जो भी है, लेकिन मैं योग में जुड़ने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं, योग आसन नहीं है, ये बाकी मानसिक, जैसे कि एक बहन ने कहा था अभी कि मानसिक तौर पे करते हैं। तो वो मैंने वो योग में जुड़ने के बाद ही जाना कि अगर हमारे मानसिक, हमारा अगर दिल दिमाग साथ नहीं देगा तो हम कहीं भी कोई वर्क अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और जब तक हमारा दिल दिमाग या मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, तो फिर हम एक भी अपने परिवार या फिर परिवार को ही नहीं स्वस्थ रख पाएंगे, तो बाकी कैसे स्वस्थ रखेंगे? परिवार को मीन्स स्वस्थ रखना मीन्स कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना या बच्चों को प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, या फैमिली वालों को भी। और अगर आप फैमिली वालों को करेंगे तो बाहर के लोगों को भी जाहिर सी बात है आपकी पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो इसी वजह से मुझे लगा कि नहीं, योग आसन के से ज्यादा मानसिक स्थिति पे वर्क करना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने जो भी मेरी क्लास से जुड़ते हैं या फिर मुझसे जो जुड़ते हैं, तो मैं उन्हें पहले आसन नहीं सिखाती हूँ या फिर बताती हूँ, मैं उन्हें प्राणायाम करना बताती हूँ कि हाँ कम से कम पहले मन को स्थिर रखें, तब जाके आप आसन में रखेंगे जाइएगा। पहले क्या होता है कि अगर हम आसन ही सिखाते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता है। और रही बात नारी सशक्तिकरण की, तो नारी सशक्तिकरण में जैसे पतंजलि ने पहला श्लोक था पतंजलि का कि अथ योगा अनुशासना, तो हमें क्या होता है अनुशासन में रहना भी सिखाता है, और साथ में आत्मनिर्भर होना बताता है कि हाँ कि हमें आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मीन्स कि फैमिली में अपनी बात कहने का या लोगों के बीच अपनी बात कहने का एक आत्मविश्वास देता है। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम लोग पहले झिझकते बहुत थे कि हाँ नहीं कहना, क्या लोग सोचेंगे, अपनी बातें रख नहीं पाते थे। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये अपना भी बताती हूँ कि मैं पहले अपनी बात रख नहीं पाती थी। अभी मैं क्या है
इतनी कॉन्फिडेंसली अपनी बात रख पाती है कि हाँ ये टॉपिक है, ये आपने गलत कहा, ये आपने सही कहा, यहाँ पे आप सही हो, यहाँ पे आप गलत हो। इस वजह से वो सारी चीजें कंक्लूड करके आप सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि मेरे कहने के लिए अभी वह सारी चीजें रह नहीं गई हैं। तो मैं यही अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस था कि पहले मैं जो थी उससे काफी मुझे योग से पहचान मिली समाज में, कि मुझे अपना नाम, लोग मुझे पहचानते हैं कि हाँ ये रना शॉ है। या मैं स्कूल में जहाँ जाती हूँ, योग की टीचर हूँ, वहां पे बच्चे मुझे हर मार्केट में मुझे पहचानते हैं कि हाँ मैम जा रही है। या फिर मैं जहाँ कंपटीशन वगैरह में जानती हूँ, वो लोग मुझे जानने लगे, तो मेरी अलग से पहचान बनी। किसी और की पहचान से मैं नहीं पहचानी जानी कि या मैं इनकी बेटी हूँ, या मैं इनकी वाइफ हूँ, या फिर इनकी माँ हूँ। मैं अपने नाम से पहचानी जा रही हूँ। तो ये जो नारी सशक्तिकरण का है, ये मेरे ख्याल से सबके लिए हुआ होगा। जैसे अभी किसी ने कहा था कि 50 अब मेरी तो खैर नहीं है इतनी है, लेकिन क्या होता है कि उनको खुद से पहचान मिली होगी कि हाँ मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा अचीवमेंट की बात होती है कि अगर किसी फीमेल को अपने नाम से जाना जाता है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है नारी सशक्तिकरण में। और इसके लिए शारीरिक तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक। मानसिक रूप से अगर हम आत्म स्वस्थ होंगे और फिर मानसिक रूप से आत्म स्वस्थ होंगे, तो फिर आत्मनिर्भर वैसे ही हो जाएंगे। आत्मविश्वास वैसे ही अपने आप में आ जाएगा कि हाँ मैं तो मतलब कॉन्फिडेंटली हर चीजें कर सकती हूँ, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये वाली थिंकिंग उनसे पॉजिटिवली हट ही जाती है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बस ये रहता है कि मैं ट्राई जरूर करूंगी, मैं कोशिश जरूर करूंगी, और वो कोशिश करते करते मैं ये जरूर हासिल कर लूंगी। बाकी तो आप सब लोग इतने अच्छे वक्ता हैं सारे लोग, कि मैं अभी इस फील्ड में बहुत नई हूँ। तो आप सारे ज्यादा मुझसे एक्सपीरियंस वाले हैं, तो ज्यादा अच्छी तरह से बोलते होंगे या जानते होंगे योग को। मैंने अभी जानना कोशिश किया है, और मैं पतंजलि जी के विचारों को ज्यादा फॉलो करती हूँ कि चित्ती को योगा चित्ती वृत्ति निरोधा के, उस पर ज्यादा मैं फॉलो करती हूँ कि हाँ सारी चित्तियों का विरोध करना ही योग है। बाकी आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रीना शॉ जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। बहुत अच्छी अपनी बात रखी उन्होंने। अगला नाम उसी क्रम में कमलेश तिवारी जी, जो कि दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ में। आपका स्वागत है मैडम, अपनी बात रखें। हरिओम, प्रणाम सभी को। जितने भी वक्तागण, जितने भी आदरणीय यहाँ बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। नारी एक शब्द है। अब वो शब्द कहाँ से शुरू हुआ? नर और नारी। नारी जो है गुण प्रधान है, सशक्त है, तभी वो नारी बनी। अब गुणों की खान तो पहले से ही है, सौंदर्य प्रधान रही है हमेशा ही। उसके साथ साथ बहुत से गुण ऐसे रहे जो उसको नर से अलग बनाते हैं। यहीं से अर्धनारीश्वर की कहानी भी शुरू हुई, हमारे शिव और हमारी माता पार्वती। ऐसे ही अगर योग में कहें तो एड़ा और पिंगला की कहानी है। और सुषुम्ना बैलेंस हो जाती है जब जब दोनों का समन्वय हो जाता है। तो एड़ा और पिंगला अगर समन्वय होकर सुषुम्ना को जागृत करती है, तो नर और नारी मिलकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। मीन्स की जैसे हम यहाँ अभी गर्भधान की बात कर रहे थे, गर्भाधान और गर्भ अवस्था की बात कर रहे थे। तो अगर हम सशक्त हैं, हम समर्थ हैं, और हमारा मानसिक संतुलन आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर किसी भी प्रकार से कहें, तो हम में इतनी ताकत है कि हम 3 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं, है ना? क्योंकि 3 पीढ़ियां हैं। पिछली जो पीढ़ी जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक हम पीढ़ी, और एक हमारी संतान जो, और उससे आने वाली पीढ़ी भी, इन तीनों का उद्धार कर सकती है नारी। नारी में इतनी जो है सामर्थ्य है। और आपकी ये संस्था जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उन्होंने वैसे भी कहा है कि राजा का कर्तव्य सिर्फ राज्य की रक्षा करना नहीं है, प्रजा की रक्षा करना भी है। और सभी जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो रही, उन्होंने बहुत धर्म के काम किए, औद्योगिकरण भी किया, धर्मशालाएं बनाई, मंदिर बनाए, और यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ जो कि विश्व विध्वस्त हो चुका था, उसका भी पुनरुत्थान उन्होंने किया। तो इतनी सशक्त है नारी की अपने दम पे सारी चीजें कर सकती है। तो हम में भी वही ताकत है। वो देवी भी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है,
ये सारी चीजें हमने कह चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगी दोबारा से। अब अगर इसमें हम कहें कि छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए जाएं, तो यहाँ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ। उन्होंने एक बुक लिखी जिससे उन्होंने विचारधारा चेंज की और उससे अपने आप को हील किया। कैसे हील किया? योग के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं सभी, सभी को पता है कि मानसिक रूप यानी विचारधारा चेंज की अपनी, जिससे अपने कैंसर जैसी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आजकल बन गई है, उसको भी ठीक किया। ऐसी हेलन केलर एक हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है। दामदीप दोनों थी, लेकिन फिर भी उसने एक हेलन केलर नाम की बुक लिख दी। कितनी सशक्त रही होगी, कितना मेंटली स्ट्रांग रही होगी, कितना मेंटली स्ट्रांग व्यक्तित्व रहा होगा उनका। तो ऐसा ही व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जो काम हम सभी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक डेफिनेशन याद आती है मुझे, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अगर योग के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं तो अपने स्वरूप को जानना जरूरी है। हम हैं कौन, हमारी ताकत क्या है, हम कर क्या रहे हैं, अपने उस स्वरूप को जाने। स्वरूप को बिना जाने हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आत्मा और प्रकृति यानी पुरुष और प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है, और अपने अंदर वो शक्ति जगाने की जरूरत है। वो सामर्थ्य हम सभी महिलाओं के अंदर है, ऐसा नहीं कि एक ही के अंदर है। ऐसे उदाहरण बहुत रहे। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, पूरे देश का संचालन किया, और हर कोई मानता है, लोहा मानते हैं उनके नाम का। इसी तरीके से हम भी छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, हम भी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने भी छोटा सा एक कार्यभार लिया है कि मैं कुछ स्कूल्स में जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को योगा सिखाती हूँ, ताकि कोई आने वाली पीढ़ी याद रखे कि कुछ हम नया सीख रहे हैं, और उससे हम अपने मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो टाइम है वो मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने का है। आर्थिक तो हम कर ही लेंगे, सामाजिक हम बन ही जाएंगे, लेकिन ये स्टेटस अगर डाउन हो गया तो मॉरल वैल्यू डाउन हो जाएंगी बच्चों की। तो मॉरल वैल्यू डेवलप करने का टाइम है। और वैसे भी हमें पता ही है, हमारे एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। उन्होंने क्या लिखा था? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग न पल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा चेंज हो गई है ना। तो क्या कहा जाता है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ममता की मूरत तू हर सांचे में ढल जाती है, माँ बहन बहू बेटी बन हर किरदार निभाती है। तुम बिन सृष्टि की तुम बिन सृष्टि की कल्पना अधूरी है, तुम बिन हर आंगन सूनी है, तुम बिन हर आंगन सूनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विश्राम चाहूंगी। सभी का आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश तिवारी मैडम, कि आपने किस तरह से अर्धनारीश्वर की बात रखी। और गुणों की खान जो नारी है वो तो है ही, कोई बात नहीं है उसमें। तो अगला नाम इसी श्रृंखला में हमारे साथ में जुड़ेंगे सोनाक्षी शर्मा जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। सोनाक्षी शर्मा। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरिओम। हरि अहिल्याबाई संस्थान से जोड़ा। आज का विषय है नारी सशक्तिकरण पर योग। योगा में मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तकरीबन 2 साल हुए हैं, और मैं तभी से कार्य में जुड़ी हुई हूँ। नारी के बिना कुछ भी नहीं है। नारी है तो ये समाज है, सब कुछ है। और जहाँ तक योग की बात करें तो योग से नारी सशक्त होती है, आत्मबल बढ़ता है उसका, आत्मनिर्भर बन रही है आज की नारी। आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है, और हम खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते। मेंटली और फिजिकली हेल्थ खराब हो जाता है हमारा, तो उसके लिए हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खुद को स्वस्थ रखते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल बेसिकली लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सुसाइड वाले केस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल को।
तो उसके लिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राणायाम करें, योग करें, खुद को स्वस्थ रखने के लिए नए नए प्रयास करते रहें, योग से जुड़े। योग से क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो तो स्वस्थ होगा ही, लेकिन मानसिक विकास भी हमारा होगा, मानसिक संतुलन होगा हमारा, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं आजकल फीमेल्स में, और तुम्हारा थायराइड हो रहा है। तो अगर हम निरंतर योग करते रहें, नारी निरंतर योग करें, तो हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ना हो। पीसीओडी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल की महिलाओं में, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर का खा रहे हैं, और टेंशन है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, तनाव रहता है, तो उससे जूझ रही हैं आजकल की जो हमारी नारी हैं, जो बच्चियां हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें योग का, और मेडिटेशन और ये सब कराएं, जिससे कि उनका जो मेंटली हेल्थ है वो स्वस्थ रह सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमारे सभी अतिथि योग वक्ता नारी शक्ति ने अपने उद्बोधन दिए। इनमें केवल एक जो सबसे पहला सेशन लिया था सीजन 2 में, जो हमने 21 जून 2020 से फेसबुक लाइव कार्यक्रम शुरू किया था, और अभी सीजन 2 हम लेकर आए हैं 21 जून 2025 से। तो उसमें जो सबसे पहला सेशन किन्नारी पटेल जी ने आनंद गुजरात से लिया था, वो किसी कारण जो टेक्निकल इशू कारण जुड़ नहीं पाए, तो कोशिश करेंगे हम उनको कि अब अगली जब योग संगोष्ठी होगी अगस्त में, तब हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आपके जो सत्र लगातार चलते जा रहे हैं उनमें से भी हम आगे हर रविवार को योग संगोष्ठी आती रही। कुछ सीजन 1 में से भी पुराने वक्ता जो 1000 सेशन हुए उनमें से भी लाने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों के जो सत्र चल रहे हैं सीजन 2 में, उनमें भी हर एक रविवार को छोड़कर संगोष्ठी होती रहेगी, ताकि हम लोग नए नए लोगों को सुन पाए, और नए नए विषय भी आते रहेंगे। हर बार कुछ ना कुछ नया विषय हम लोग लेकर आएंगे। तो एक बार पुनः जो सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ में जो जुड़े हुए थे आज मुख्य अतिथि में डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं योग विभाग चौथराम कॉलेज इंदौर के, और किन्नारी पटेल जी जो कि आनंद गुजरात से हैं, किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। शोभा सोनी मैडम इंदौर मध्य प्रदेश से, सविता बावरी जी दिल्ली से, कुमारी रंजू जी अहमदाबाद गुजरात से, शारदा सूर्यवंशी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, अनु प्रसाद जी दिल्ली से, प्रीति मिश्रा जी गुड़गांव हरियाणा से, रैना शाह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, कमलेश तिवारी जी दिल्ली से, और सोनाक्षी शर्मा जी मेरठ उत्तर प्रदेश से। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए, जो कि कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रहे थे संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी राजपूत, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्वागत है सुनील जी आपका। सभी को नमस्कार, हरिओम। आवाज अच्छे से आ रहा है? जी भाई। प्रथम पुण्य श्लोका मातृ श्री अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत शर्मा जी सर को मैं प्रणाम करता हूं, और कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथि वक्तागणों को भी मेरा प्रणाम, और समस्त योग साधक गणों को भी मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा एक ऐतिहासिक संगोष्ठी, प्रथम संगोष्ठी हमारी जो आज आयोजित की गई है, ये पूरे राष्ट्र से यहाँ पर योग के साधक गण जुड़े हैं। समस्त नारियां हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने एक परम ज्ञान को हम सब तक पहुंचाया है। इसी में हम आगे बढ़े कि जो हमारा जो ऐतिहासिक क्षण है, ये मातुश्री अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। मातुश्री अहिल्याबाई होलकर जो कि नारी शक्ति के लिए एक प्रथम उदाहरण हम मान सकते हैं। अगर देवी अहिल्याबाई होलकर की हम बात करें, जिन्होंने पुरुष समान, समाज में, पुरुष प्रधान समाज में एक अपने धर्म, संस्कृति और न्याय का दीप जलाया है। एक बार की बात है, जब काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा पड़ा था, तो कोई राजा, कोई दरबारी आगे नहीं आया था। तब मातृश्री अहिल्याबाई होलकर ने अपने दरबार में कहा था कि जहां धर्म की मर्यादा टूटे, वहां स्त्री पीछे नहीं हटेगी।
तो उन्होंने अपना बिना किसी युद्ध या राजनीति के काशी, सोमनाथ, रामेश्वरम, गंगोत्री से द्वारका तक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने सिद्ध किया कि किस प्रकार से एक सशक्त नारी ही सच्चे अर्थों में धर्म और समाज की रक्षक बन सकती है। अगर हम बात करें, आज की नारी को बाहरी सशक्तिकरण से अधिक आंतरिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ऊर्जा संतुलन और आत्मबल की आवश्यकता है, और यहां सिर्फ और सिर्फ योग के बल से ही प्राप्त हो सकती है। योग नारी को धैर्य देता है, प्राणायाम संयम देता है, और ध्यान दृष्टिकोण और विवेक देता है। और योग साधना उसे अपनी आत्मा से जोड़ती है। कुछ पंक्तियां आपके सामने। वो कोमल भी है, कठोर भी है। वो कोमल भी है और कठोर भी है। संघर्षों की मशाल भी है, शांत सिंधु की लहर भी है। जब योग से जुड़ती है नारी, तो वो केवल शरीर ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को बदलती है नारी। आज की जो हमारी आवश्यकता है, नारी किस प्रकार से हर क्षेत्र में आगे आए, तो हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, स्कूल की, विद्यालय की, और प्रत्येक मंच पर महिलाओं को योग से प्रेरित करने की। अगर हम बात करें आजकल महिलाओं से संबंधित समस्याओं की, तो अनेकों समस्याएं, जैसे अगर हम बात करें जो मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के समाधान की, गर्भकालीन जो गर्भ संस्कार हमारे चल रहे हैं उसकी, तनाव मुक्ति की, या फिर ध्यान की, और उसके साथ ही आत्मरक्षा और स्वरोजगार की। इसके लिए हमें आगे आकर और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम हमें करना चाहिए। तो देवी अहिल्याबाई ने धर्म, संस्कृति और नारी गरिमा की रक्षा की है। आज हमारा दायित्व है कि हम योग के माध्यम से हर नारी की इतना समर्थ बनाएं कि वहां स्वयं आत्मनिर्भर, आत्म प्रकाशित और आत्म विजय हो। आइए इस संगोष्ठी के माध्यम से हम देवी अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और नारी शक्ति के उत्थान हेतु योग को माध्यम बनाएं। जय अहिल्या, जय योग, जय नारी शक्ति। प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह राजपूत जी, जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं। तो कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी राठौड़ जी किसी टेक्निकल इश्यू के कारण वो भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब आभार प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आ गई है। तो मैं सभी नारी शक्ति अतिथि वक्ताओं का, हमारे मुख्य अतिथि का, संस्था के अध्यक्ष का, संस्था के समस्त सदस्यों का, और विशेष सहयोगी जो इस कार्यक्रम में रहे, हमारे योग पिलर्स, जिनकी ओर से हम लोग अभी जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। योग पिलर्स जो कि गर्भावस्था के लिए पूरा योग सिखाते हैं, विशाल कुमरावत जी हैं, तो वो योग पिलर्स के नाम से उनकी एक सेंटर है और वो चलाते हैं, और सभी महिलाओं को काफी लाभ प्रदान कर रहे हैं अपने योग के माध्यम से। साथ में टेक्निकल टीम से श्री मोहित भगत जी, जिन्होंने पूरी इस व्यवस्था को संभाल कर रखा और हम एक दूसरे से जुड़ पाए, क्योंकि बिना टेक्निकल, बीच में कुछ भी आता है, बिना टेक्निकल काम के आज के ज़माने में संभव नहीं है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी नारी शक्तियों का, विशेष शक्तियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। अब हम अगली जो योग संगोष्ठी रहेगी अगले रविवार को दिनांक 27 जुलाई 2025 शाम 7 बजे, उसमें हम फिर नए योग वक्ताओं के साथ में, नारी शक्तियों के साथ में उपस्थित होंगे, क्योंकि हम जो इस बार योग संगोष्ठी का कार्यक्रम कर रहे हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती, जो कि हमारे सुनील सिंह राजपूत जी ने जैसा बताया, उनके उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और हमने इस बार पूरा प्रण लिया है कि 1 साल तक हम पूरी नारी शक्तियों को अपने पेज पर आमंत्रित करेंगे, और जो योग संगोष्ठियां होगी वो भी, उसमें भी नारी शक्तियां ही आमंत्रित की जाएगी। तो इस तरह से लगातार हर रविवार को हम शाम को 7 बजे मिलने वाले हैं जूम पर। तो आप सभी अपना सहयोग, अपनी शुभकामनाएं संस्था के साथ में बनाए रखें। इसी के साथ
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अहिल्या, जय योग। महोदय, किसी का कोई प्रश्न?